प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा जो लेसन चल रहा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 3 पार्ट्स, दिस इज 4th पार्ट। ओके, तो हमने देखा कि कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद डर के मारे किंग ने भयभीत होकर के नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया, मान्यता दी। अब उसके आगे देखिए, क्या फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन पाया? अब मोनार्की क्यों कह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजतंत्र तो था ही भाई, राजा का सिस्टम वहां पर था, लेकिन अभी तक वो राजा सब कुछ अपने मन से करता था। अब क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक नियम से, एक रूल से, एक रेगुलेशन से वो किंग काम करेंगे, उनके ऊपर कुछ अंकुश रहेगा, कुछ लोग नियंत्रण रखेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 तक आते आते नेशनल असेंबली ने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर लिया। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो मेन ऑब्जेक्ट था कि मोनार्क्स की पावर को लिमिट करना, उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, वो जो चाहे अपने मन से ना कर पाए, पावर्स कुछ थर्ड स्टेज के हिस्से में भी लाना। अब देखिए, एक पर्सन के हाथ में ताकि पावर ना रहे, तो इसके लिए और क्या किया गया कि इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए। जैसे अभी हमारे सिस्टम में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब एक ही आदमी हर काम नहीं करेगा। लेजिस्लेचर अलग रहेगा, जो नए नियम कानून को बनाएगा। एग्जीक्यूटिव जो उस नियम और कानून को लागू करेगा, पालन कराएगा। और जुडिशरी एक स्पेशल न्याय सिस्टम होगा, जुडिशियल सिस्टम होगा, जो किसी प्रॉब्लम को न्याय देगा, जैसे आजकल हमारे जज करते हैं। अब ये हुआ कैसे? इस असेंबली को एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, 2 तरह के सिटीजन यहाँ पर आते हैं, उनका रोल होता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एक्टिव सिटीजन क्या है, पैसिव सिटीजन क्या है, तो उसे हम देख लेते हैं। और हाँ, एक बात और, नेशनल असेंबली को ही पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस का नाम दिया गया। तो आइए देखिए, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या है, इनका रोल क्या है। तो एक्टिव, आप जानते हैं, जो एक्टिव हो, पैसिव जो एक्टिव ना हो, सक्रिय ना हो। तो ऐसे लोग जो वोट करते थे, वोट का इंटाइटल होते थे, वो एक्टिव सिटीजन होते थे। और ऐसे लोग जो वोट नहीं कर सकते थे, वो पैसिव सिटीजन होते थे। वोट मतलब ये जो हमारा नया ये असेंबली बनी है और जिसमें लेजिस्लेचर आएंगे। क्लियर? अब कौन वोट कर सकता था, कौन नहीं कर सकता था, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लगभग 4 लाख ही लोग थे जो वोट कर सकते थे, और ये 50,000 इलेक्टर्स के ग्रुप होते। इसमें से फिर आप देखिए कि नेशनल असेंबली के मेंबर 745 होते। इन मेंबर्स का काम था कि किंग पे और मिनिस्टर्स पे क्या करें, कंट्रोल करें। और इन्हीं वोट के थ्रू एक जुडिशरी सिस्टम भी बनाया गया था। अब पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन में अंतर आता है 3 मार्क्स में। तो इसको देखने के बाद आप क्लियर समझ लेंगे कि एक्टिव सिटीजन मतलब जो वोट कर सकते थे इस असेंबली के लिए, उसमें केवल मेन होते थे आदमी, और सभी औरतें, बच्चे, ये सब पैसिव सिटीजन में आते थे। इसके अलावा एक्टिव सिटीजन में वो थे जो 25 साल से ज्यादा हो, मतलब वोटिंग का राइट केवल आदमियों को दिया गया था, पुरुषों को, और वो भी जो 25 ईयर्स से ज्यादा हो। और इसके साथ ही एक शर्त और थी कि वे इतना कमाते हो कि 3 दिन का जो वेजेस है लेबर का, वो टैक्स पे कर सकते हो। ऐसे लोगों को वोट करने का अधिकार है जो 3 दिन का वेज का टैक्स पे कर सकते हो, जिनकी उम्र 25 से ज्यादा हो, और जो केवल मेन हो, वो एक्टिव सिटीजन थे। बाकी वो बच्चे हो या औरतें हो, 25 से कम हो, या वो ऐसे गरीब जो टैक्स नहीं पे कर सकते हो, ये सब पैसिव सिटीजन में रखे गए। तो ये एक्टिव और पैसिव, ये एक्टिव सिटीजन मिलकर ही बनाते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स का चुनाव करते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होती थी। तो हमने देखा कि इस तरीके से चेंजिंग तो आ गई, लेकिन क्या अभी थर्ड स्टेज के साथ पूरा न्याय हो पाया? तो दोस्तों, जवाब आएगा कि नहीं हो पाया। जब अभी भी नॉर्मल लोग वोट नहीं कर सकते हैं, महिलाएं वोट नहीं कर सकते हैं, 25, 22, 23, 21 वर्ष के लोग वोट नहीं कर सकते हैं, तो वो बदलाव नहीं आया। फिर भी इतना बदलाव काफी था कि एक निरंकुश राजतंत्र को, मोनार्ची को अंडर में, पावर में, लिमिट में ले आया गया। अब देखिए, जो नेशनल असेंबली बनी, इसने क्या किया
कि सिटीजन या मैन के लिए कुछ राइट्स मिले पुरुषों के लिए। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही राइट्स आज ऐसे राइट्स पूरी दुनिया में हैं, खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, इसके अलावा गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी धर्म मान सकें, हम कुछ भी बोल सकें, आ जा सकें। इसके अलावा इक्वल जस्टिस, समान न्याय की क्या है हमारा आर्टिकल 14 जो समानता कानून के समान समक्ष बनाता है हमें। तो ये सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसमें नेशनल असेंबली के थ्रू वहां के मेंस को, पुरुषों को ये अधिकार दिए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि ये अधिकार सबको नहीं मिले, महिलाओं को नहीं मिले, लेकिन देखिए चेंज आता है ना तो क्रमिक रूप से आता है। इतना बड़ा चेंज उस समय सोसाइटी में आना बहुत ही बड़ी बात थी कि पूरा राजतंत्र है, मोनार्की सिस्टम है, राजा ध्यान नहीं दे रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और वहां पर पब्लिक ने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये सिस्टम चेंज होता है। अब जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि चेंज और होना चाहिए, अभी तो मजा नहीं आया, तो दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, अब मोनार्की ही गायब हो जाएगी, राजतंत्र ही वहां से खत्म हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक होगा द एंड ऑफ मोनार्की। अब देखेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, समस्याओं को मुझसे शेयर करिए, वीडियो देखिए, और कोरोना ये महामारी भले ही है लेकिन हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। और धन्यवाद।